नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन रोज की तरह आज आपके पास लेकर आया हूं फिर एक नई करंट की क्लास। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है और देश में कुछ हिंदी सम्मेलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, जिसको विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, विनबैक्स का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आंसर आपको पता चल ही रहा होगा इसका कहां पर हुआ है। तो ये अंबाला हरियाणा में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। बहुत बार आपके ये अभ्यास पूछे जा रहे हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना है 2024 में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। ये पांचवा भारत का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, हरियाणा के अंबाला में हुआ है। और इसमें वियतनाम और भारत की दोनों की सेनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ये आयोजित किया गया है। पहली बार इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की वायुसेना के कर्मियों को जो है शामिल किया गया। हर बार इसमें क्या होता था, थल सेना को शामिल किया जाता था, अब की बार वायुसेना के इंजीनियर को भी शामिल किया गया है। भारत के इसमें टोटल 47 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। क्लियर है बात? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इसमें और क्या क्या है, तो 2024 आपको ध्यान रखना है, 2024 में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। देखो, एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही आता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास। एक आपका होता है तरंग शक्ति, जो कहां पर होता है, जोधपुर में। भारत और 8 देशों ने मिलकर जो है इसको किया था। इसमें अब की बार कुल मिला के 32 देश आए थे और वैसे मूल देश जो है वो 8 ही हैं इसके। इसके बाद धर्म गॉर्जन की अगर बात करेंगे तो धर्म गॉर्जन भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट मतलब घूमता हुआ हाथी या टहलता हुआ हाथी, इसको हिंदी में कह सकते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा शक्ति युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच का युद्ध अभ्यास। और गरुड़ शक्ति मैंने आपको कल पढ़ाया ही था कि गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है। कोकण भारत और यूके के बीच होता है। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्र युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होगा तो आप बता दोगे कि भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये आपका MTS में और आपका मैं कह सकता हूं रेलवे में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार के अगर तुम पेपर उठा के देखोगे इस तरह के टूर्नामेंट ही पूछे गए हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर बन रहा है इसका क्या, हरमीत देसाई के भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम हरमीत देसाई है। इन्होंने WTC फीडर का काकारस कप जीत लिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है तो 2024 में ये आपका फीडर काकारस टूर्नामेंट हुआ और इसमें भारत ने जीता है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्रांस के जो सेफराइड को क्या किया गया, हराया गया है। इसमें फ्रांस के सेफराइड को हराया गया है। और मिश्रित युगल की अगर बात करें तो हरमीत और कृत्विका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैपोस और डेनियाला फोंसेका को क्या किया है, हराया है। इसके अलावा टेबल टेनिस से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926। कुछ किताबों में 1924 दे रखी है, उनको गलत करना है। इसका सही आंसर 1926 है। ठीक है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड लुसाने शहर में है। टेबल की अब की बार जो MTS के पेपर हुए हैं उन MTS के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है, 2.47 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 1.525 मीटर लंबाई और चौड़ाई पूछी थी। इसके अलावा मैं अब की बार आपको नेट की ऊंचाई भी बता रहा हूं। पता चला कि लंबाई चौड़ाई पढ़ के जा रहे हो और पूछ ली नेट की ऊंचाई, तो नेट की ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए। 15.25 सेंटीमीटर जो है वो टेबल टेनिस के नेट की ऊंचाई है। और इस टेबल टेनिस को क्या कहा जाएगा, पिंग पोंग। क्या कहा जाता है, पिंग पोंग विप वॉप भी इसको कहा जाएगा। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। समझ में आ रहा है भाई? तो आप सीधे सीधे इसको पढ़ते रहे
और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगला एक क्वेश्चन है, खबरों में रहा एक कालका शिमला रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? देखो आपको कई बार पूछा भी जा सकता है कि सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि कालका मंदिर कहां पर है, तो आप बता दोगे कि हिमाचल प्रदेश में है। तो पहले ढूंढो हिमाचल प्रदेश वाला इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जो है कालका शिमला रेलवे एक जोन है, जो आपका एक छोटी सी रेलवे लाइन है, जो विशेषकर आपकी टॉय ट्रेन के लिए ये वाली रेल लाइन जानी जाती है। दरअसल इस रेल लाइन को जब बिछाया गया था, जब भारत में अंग्रेज शासन करते थे और भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो शिमला हुआ करती थी। अब इसमें कुछ बदलाव करने की घोषणा की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कालका शिमला रेलवे स्टेशन पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर विचार करने को आग्रह किया है। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि आप जो है जर्मनी और चीन की तरह ऐसे क्षेत्रों में क्या करें, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाएं, जिससे वहां के पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो। दुनिया में ध्यान रखना है आपको, पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां चली थी, आप बता सकते हैं सर, जर्मनी में 2016 में। उसके बाद कहां पर चली, चीन में चली। और आपको ये भी ध्यान रखना है, तो ये कैसा रेलवे गेज है, तो ये एक नैरो रेलवे गेज है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और 1903 में ये रेलवे लाइन पहली बार सामान्य रेलवे के लिए खोली गई थी। 96 किलोमीटर रेलवे लाइन है, और यहाँ जो ट्रेन चलती है उनको टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है। और दुनिया भर के लोग इस ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं। इसकी 96 किलोमीटर की दूरी में 18 स्टेशन, 102 सुरंगें, 850 से ज्यादा पुल है, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाते हैं। ठीक है, ये 665 मीटर से 2076 मीटर की ऊंचाई जो है क्या करेगी, धीरे धीरे इस पर ट्रेन चढ़ती है। और यहां पर प्रसिद्ध जो ब्रिज है उसका नाम क्या है, कन्हो मल्टी आर्क ब्रिज, जो बारोंग सुरंग के साथ जो जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ का कन्हो मल्टी आर्क ब्रिज जो है बहुत ही फेमस ब्रिज है। 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था, और खड़ी चढ़ाई के लिए ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको ध्यान रखना है, रेलवे के जोन कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो रेलवे के जोन आपके कुल कितने हैं, 18 हैं। और आपकी टॉय ट्रेन कहां कहां चलती है, तो टॉय ट्रेन आपकी तमिलनाडु में भी चलती है, जो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा का विषय बना हुआ था। नई दिल्ली में 32वीं केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चेहरा देखने के बाद आपको पता चली गया होगा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है, हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई है। अब इसमें हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता की अगर बात करें, तो इसमें जो बात की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 2014 से 2024 के वर्ष को, यह बात ध्यान करने योग्य है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण संवर्धन के वर्ष के रूप में शामिल किया है। उसने बताया कि 10 साल जो है भारत ने क्या किए हैं, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफी काम किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया था। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में आपको मैंने बता दिया है चर्चा में क्यों है, तो आप कह सकते हैं चर्चा में कारण है कि अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन करवाया है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो भारत में हिंदी के विकास, प्रचार और प्रसार पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। और शास्त्रीय भाषा की स्थिति की अगर बात करें, तो 5 शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब भारत में 11 जो है भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश की अगर बात करें, तो यहां पर व्यापक हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया जा रहा है, और 5 वर्षों के भीतर विश्व का सबसे विस्तृत शब्दकोश हिंदी को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आपको ध्यान भी रखना है कि हिंदी की वर्णमाला में क्या है, अब 53 शब्द हो चुके हैं। कितने शब्द? 53 शब्द इसमें हो चुके हैं। और 53वां जो शब्द है वो आपको पता ही है कौन सा है। 53वां शब्द इसमें ला या ओला के नाम से जाना जाता है, वो इसमें जोड़ा गया है। इसमें ध्यान रखना है केंद्रीय हिंदी समिति की संरचना में कि 9 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी, लगभग कुल 21 सदस्य इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं।
इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की जो भाषा है वो संविधान के कहां पर है, तो आप कहोगे कि संविधान के भाग 17 में भाषा का क्या है, वर्णन है। और आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का हम क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं। साथ ही में आपको ध्यान ये भी रखना है कि हमारे यहाँ पर जो भाषाएं बोली जा रही हैं उनमें से संवैधानिक भाषा जो है वो कितनी है, 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अनुसूची 8 भी पूछी जा सकती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। WBF विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दरअसल ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि भारत के ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो मुक्केबाजी को पेशेवर के रूप में शामिल नहीं करते। तो अब की बार क्या हुआ है, अब की बार मनदीप जांगड़ा ने देश वाले लोगों के सामने जो है ये घोषणा करी है कि आप ये बॉक्सिंग को क्या कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपने करियर के रूप में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, आप जो है इसको अलग वे में लेकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मनदीप जांगड़ा, विजेंद्र सिंह आपको पता ही है बॉक्सर है, 2008 में इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक में जो है पदक जीता था बॉक्सिंग में। लवलीन बोरगोहन को आप जानते हैं, 2020 टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें पदक जीता था। अमित पंघाल भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है, तो जांगड़ा के नाम 12 पेशेवर मुकाबलों में से 11 में इन्होंने जीत जो है हासिल करी है, जिनमें 7 जो मुकाबले रहे हैं उनमें नॉकआउट जो है इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शौकिया स्पर्धा में रजत पदक जो है इन्होंने क्या किया था, जीता था। तो मनदीप जांगड़ा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है WBF विश्व चैंपियनशिप का खिताब क्या कर लिया है, जीत लिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए और क्या हो सकता है, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो है इसमें मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व कप खिताब इन्होंने जीता है, ये चर्चा का विषय है। स्थान जो रहा है वो है केमन द्वीप समूह। और विश्व मुक्केबाजी संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1988 में। मुख्यालय इसका है लग्जमबर्ग में, और इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, हावर्ड गोल्डबर्ग इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। आपको दिख ही रहा होगा, चेहरे से आप परिचित हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ अब की बार 47वें नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, जो बिडेन की अगर बात करें तो जो बिडेन यहाँ के 46वें प्रेसिडेंट थे, और कमला हैरिस जो है अब की बार क्या हो गई है, हार गई है। और डेविड वेंस की बात करें तो ये जो है यहाँ के क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं, ये उपराष्ट्रपति यहाँ के बने हैं। आपको मैं बता दूं तो डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 276 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं, और इनको राष्ट्रपति बनने के लिए कुल वोटों की संख्या कितनी चाहिए थी, लगभग इनको 270 चाहिए थे। और अब की बार ऐसा हुआ है कि पहले ऐसा तो हो जाता था कि दो लगातार जो है लगातार बार राष्ट्रपति जो है यहां बन जाते थे, पर 120 साल से अभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक राष्ट्रपति बना हो उसके बाद बीच में किसका और का कार्यकाल आया हो और बाद में फिर वही राष्ट्रपति बना हो। तो 120 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक योजना करी, उसके बाद बीच में दूसरी पार्टी आई और दूसरी बार अब की बार फिर ये बन गए। तो 120 साल बाद जो है ये बना है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल लिस्ट में बता दिया है कि यहाँ जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बनने को तैयार हैं। 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन थे, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति जो है वो कौन थी, कमला हैरिस। और अब की बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, ये हारी हैं। और बहुमत जो जीतना था 540 में से 270 इलेक्टोरल वोट थे, और इनको जो मिले हैं 276 मिले हैं। तो ये कहीं ज्यादा वोटों से क्या हो गए, जीत गए। अगला एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 2030 तक बाल विवाह का उन्मूलन करने की घोषणा की है। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो होते हैं वो होते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2030 तक क्या किया जाएगा, बाल विवाह का पूरी तरीके से उन्मूलन किया जाएगा। चर्चा का कारण क्या है, चर्चा के कारण पर बात करते हैं। तो राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिशा निर्देश दिए हैं,
जितने भी जो सामाजिक संगठन संस्थान है वो ये उनको बताया गया है कि आप इसमें मदद करो। और आंकड़े क्या कहते हैं कि राजस्थान में 2024 और 20 के बीच लगभग 25.4% महिलाओं की शादी 18 साल से कम आयु में कर दी गई। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ये कहते हैं कि 2030 तक हमें क्या करना है, पंचायतें जितनी प्राधिकरण है, बाल संरक्षण अधिकारी हैं, उनको जगह जगह जाकर जागरूकता फैलानी है और ये बताना है कि ये गलत काम है, आप किसी को 18 साल से पहले विवाह नहीं करने देंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। ये नियम बताता है कि बाल विवाह व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुआयामी दृष्टिकोण जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित नागरिक समाज, ग्राम पंचायतों और पुलिस के एकीकृत प्रयास से बाल विवाह को समाप्त करना, ये एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें, जितने भी जो संस्थाएं चल रही हैं, और स्थानीय अधिकारियों को उनका जवाबदेह बनाया जाए। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसकी जानकारी, उसकी जो जांच है वो किससे करवाई जाए, वहां के अधिकारियों से कराई जाए। इसी तरीके से इससे बाल विवाह से हम निजात पा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार सभी को है। और बाल विवाह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। और इसको कई बार आप जानते भी होंगे, जिसको क्या कहा जाता है, शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्या? शारदा अधिनियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसी समय 18 वर्ष जो है विवाह की आयु कर दी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसरो दिसंबर में किसके प्रोबा 3 उपग्रह का जो प्रक्षेपित करेगा? आपको पता होगा कि इसरो ने पहले प्रोबा 1 और प्रोबा 2 दो उपग्रह पहले ही क्या कर दिए हैं, यूरोपियन संघ के लॉन्च कर दिए हैं। अब की बार फिर यूरोपियन संघ का तीसरा उपग्रह जिसका नाम है प्रोबा 3, ये लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ये दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि उपग्रह, सूर्य के उपग्रह के कोरोना का ये क्या करने वाला है, अध्ययन करने वाला है। और ये यूरोपीय संघ के साथ भारत का कौन सा तीसरा सहयोग है। इसके अलावा इसमें जो बात करें तो इसरो के अंतरिक्ष के जो लक्ष्य हैं वो ये है कि 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बना लेगा। और 2040 तक भारत क्या करने वाला है, अपना एक अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेजेगा। उसके लिए जितनी भी जो अंतरिक्ष संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर जो है इसरो काम कर रहा है। और इसरो को एक बड़ी मोटी फंडिंग मिली है 1000 करोड़ रुपए की, उससे उसके जो है और काम करने की मजबूती मिल रही है। इसरो की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई है इसकी 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष इसके कौन है? एस सोमनाथ है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु के अंदर है। क्लियर है भाई बात? तो अब ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। दीपम 2.0 योजना की अगर बात करें किस राज्य में शुरू की गई है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना जो है दोबारा शुरू की गई है। अभी ये एक घर गए थे, वहां पर इन्होंने जो है बड़े चाव से चाय बनाई और घोषणा की कि दीपम 2.0 योजना के तहत क्या किया जाएगा। इसके तहत यह किया जाएगा कि यहां पर जो महिला होंगी, जो क्या होंगी, महिला होंगी, उनको साल में क्या किया जाएगा, 2 सिलेंडर क्या दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे। क्लियर है? महिलाओं को सिलेंडर जो है 3 है, सॉरी 2 नहीं है, 3 सिलेंडर जो है वो क्या दिए जाएंगे, 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो थल्ली की वंदनम कार्यक्रम जो है यहाँ की सरकार चला रही है और ये पढ़ने वाली लड़कियों को 15,000 रुपए सालाना इस योजना के तहत देगी। इसी में साथ में ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1956। मुख्यमंत्री आपको बताइए चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। और आपको ध्यान रखना है लोकसभा सीट कितनी है? 25। और राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 11। यहाँ बात करें राजकीय पशु तो इसका ब्लैक बक, जिसको एंटीलोप सर्विक्रापा कहा जाता है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है तो राजकीय पक्षी इसके गुलाब की अंगूठी वाला तोता या जिसको राम चिलुका कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिटाकुला क्रेमेरी। क्लियर है? तो ये इसका राजकीय पक्षी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में था ये किस राज्य में है? तो अगर आपसे पूछा जाए प्राणहिता तो आपको बड़े आसानी भाषा में पता होगा कि ये कहां पर है,
तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में क्या है तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यावरण बोर्ड ने अपने पर्यावरण की चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य को प्रभावित करने वाली जो सड़क थी उसके विस्तार की परियोजनाओं को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जो सड़कें निकल के जाएंगी उन सड़कों को बड़ा नहीं किया जाएगा। और ये वाली बात भी कही है कि 136 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये दक्कन के पठार में जो वन्य जीव है इसके संरक्षण को और ज्यादा जरूरी और ज्यादा आवश्यकता है। और पहाड़ी परिदृश्य और पठार की अगर बात करें तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है इस क्षेत्र में रहने वाली है कि यहाँ पहाड़ी और पठारीय क्षेत्र में बिल्कुल भी खनन नहीं किया जाना। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है प्राणहिता नदी, उसी के नाम पर इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम पड़ा हुआ है। और इसके एक और गोदावरी नदी भी बहती है। कई बार ये पूछा गया है कि जो प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य है इसमें कौन सी नदी दक्षिण की तरफ बहती है, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी दक्षिण की तरफ बहती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई है। इसके जो अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री इसके रेवंत रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल आपको पता होगा जिष्णुदेव वर्मा। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 17, राज्यसभा सीटों की बात करें तो क्या है 7। और राजकीय पशु यहाँ का जिंका हिरण, राजकीय पुष्प यहाँ का तागेंदू और टान्नर कोसिया है। और राजकीय वृक्ष की अगर बात करें जम्मी चेट्टू, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है प्रोसोपिस सिनेरिया, ये यहाँ का राजकीय वृक्ष है। आज की हमने क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजों को हमने एनालाइज किया है, सारी चीजों के आसपास कुछ घटनाएं जो घटी हैं उन पर चर्चा की है। यहां तक जो आपने चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक और नई क्लास के साथ कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।